ओके, तो देखो बेटा, it allows or permits the entry or exit of the some material in and out of the cell। ठीक है, होता क्या है ना कि हम क्या करते हैं कि हम ये जो सेमी परमिएबिलिटी होता है, सिलेक्टिव परमिएबिलिटी का क्या मतलब होता है, आपकी झिल्ली देखो कई टाइप की होती हैं सेल के अंदर, आप देखोगे परमिएबिलिटी झिल्लियां मतलब अलग अलग टाइप की होती हैं। कुछ होती हैं जैसे सेल जो है ना बड़ी अपने आप में समझदार होती है, उसको पता है कि मुझे क्या चाहिए और मुझे क्या बाहर निकालना है। जैसे जैसे मान लो सेल को ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल चाहिए, जैसे हीमोग्लोबिन है, रेड ब्लड सेल्स होती हैं, और उसे पता है कि हमने सांस ली, ऑक्सीजन उसको चाहिए, तो उसे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का अणु अंदर लेने की आवश्यकता है। अगर वो नहीं लेगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। या फिर दूसरा, जब वो एक्सेल करती है, जैसे हम लोग जो सांस बाहर निकालते हैं तो क्या होता है, CO2 मॉलिक्यूल्स हमारे बाहर निकलते हैं, तो CO2 मॉलिक्यूल बाहर जाना चाहिए। अब पता पड़ी कि बाहर लेयर लगी है और उससे CO2 मॉलिक्यूल बाहर ही नहीं जा रहा है, तो उस केस में क्या होगा, वो सेल डेड हो जाएगी, मर जाएगी बेचारी, क्योंकि उसके अंदर से ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से होना चाहिए। ठीक उसी तरीके से जैसे हमारी बॉडी के अंदर से एक्सक्रीशन बहुत ज़रूरी है, इसी टाइप से सेल के अंदर से ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत ज़रूरी है। जैसे हमें अगर यूरिन आ रहा है तो यूरिन का निकलना बेहद ज़रूरी है, नहीं तो मर जाएंगे हम, टॉक्सिक होता है। इसी टाइप से जो सेल है, सेल के अंदर से भी जो उसको चाहिए वो उसके अंदर आना चाहिए, और जो बाहर जाना है वो बाहर जाना चाहिए। तो उस चीज़ के लिए व्यवस्था जो की गई है वो क्या है, दैट इज़ द मेम्ब्रेन्स। और ये मेम्ब्रेन्स अलग अलग टाइप की होती हैं। अभी हम लोग कैसे मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अगर कोई चीज़ सिलेक्टिवली है तो इसका मतलब है कि वो कुछ सिलेक्टिव चीज़ों को ही अंदर से बाहर करेगी, सब चीज़ों को अंदर से बाहर नहीं करेगी, कुछ सिलेक्टिव चीज़ों को ही करेगी। ओके, जैसे ठीक उसी तरीके से कि भाई होता है ना कि इस जगह पर सिर्फ कुछ ही लोग आ सकते हैं, सब नहीं आ सकते हैं ना। एक स्कूल है, वहां पर आपके स्टूडेंट आ सकते हैं, टीचर्स आ सकते हैं, पेरेंट्स आ सकते हैं, सब तो नहीं आ सकते ना। देन सिंजर एंड निकोलसन गेव द फ्लूइड मोजाइक मॉडल। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये दो बेटा साइंटिस्ट के नाम याद रखना, और इन्होंने कौन सा मॉडल दिया उस मॉडल को याद रखना, दैट इज द फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, क्या नाम था इसका, फ्लूइड मोसैक मॉडल। फ्लूइड का मतलब होता है बेटा द्रव्य, ठीक है, ओके, द्रव्य बेस्ड एक उन्होंने मॉडल बनाया था। मॉडल इसीलिए बनाया था जिससे कि लोग समझ पाए कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती कैसे है। जैसे ऊपर अभी हमने देखा ना, ऊपर अभी जो देखा दैट इज द मॉडल, आप कह सकते हो वही एक मॉडल है। जैसे यहाँ उन्होंने क्या बताया, उन्होंने कहा कि दिस कंटेन द प्रोटीन लेयर सैंडविच बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ द लिपिड्स, इट इज इन क्वासी क्वासी फ्लूइड स्टेट एंड 75 एंगस्ट्रॉम थिक। इसकी थिकनेस भी बोली गई है कि इसकी जो वो होती है, एंगस्ट्रॉम बेटा कितना बताया था, 1 एंगस्ट्रॉम पता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है। एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है काफी छोटी यूनिट होती है, 1 मीटर का 1/10, 1 के आगे 10 जीरो लगा दो, इतना बहुत पतली होती है। ठीक है, थिकनेस उसकी बोली गई है, यानी उसकी थिकनेस कितनी है, 75 एंगस्ट्रॉम, काफी ज्यादा पतली होती है। क्वासी फ्लूइड स्टेट होता है, क्वासी फ्लूइड को अभी एक्सप्लेन करेंगे। इट इज फ्लेक्सिबल एंड कैन बी फोल्डेड, ब्रोकन एंड रीयूनाइटेड। कैसी होती है ये, फ्लेक्सिबल होती है बहुत ज्यादा, ठीक है, अच्छे से फ्लेक्सिबल, फोल्डेड हो सकती है इजिली, और ब्रोक हो सकती है, टूट भी सकती है, और रीयूनाइटेड भी हो सकती है, टूट गई तो दोबारा से अपने आप को ठीक भी कर लेती है। समझ आ गया, ये था इसका डिस्क्रिप्शन ऑफ द, ठीक है भाई आयुष, ओके। सो लेट्स सी द फंक्शंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, फंक्शंस देखो बेटा, फंक्शंस आपसे अलग से क्वेश्चन आता है,
किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? क्लियर है? मैं क्वेश्चन अब पूछूंगा अभी तुरंत, ठीक है? आई विल आस्क द क्वेश्चंस। चलो परमिएबिलिटी की मैं बात बता ही देता हूँ। अभी बता दूं या बाद में? बाद में ही बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। फंक्शंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पहला फंक्शन क्या है देखो, इट रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। ठीक है, पहला फंक्शन आपको पता लग गया है क्या करता है ये? मॉलिक्यूल्स का रेगुलेशन करता है कि कौन से मॉलिक्यूल, कौन से अणु सेल से बाहर जाएंगे, कौन से अंदर जाएंगे। अगर सेल को ऑक्सीजन चाहिए तभी वो ऑक्सीजन लेगी, कोई सेल है उसे नहीं चाहिए तो वो नहीं लेगी। ऐसी सेल्स होती हैं जिन्हें ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती है, कौन सी होती है बताओ? तो वो डेड सेल्स होते क्यों हैं शरीर में जब उनका है? और फिर वो डेड सेल कहाँ जाती है फिर? हैं? कहाँ? देखो ये क्या करता है, पहली बात तो रेगुलेट करता है बेटा कि सेल के अंदर क्या जाएगा और बाहर क्या जाएगा। फंक्शन कृष्णा समझ में आ गया ये वाला प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन? क्लियर है? नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द डिस्टिंक्ट कंपोजिशन ऑफ द सेल। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ द सेल का मतलब है कि जैसे एक कोशिका के अंदर कुछ अलग टाइप की चीजें रहनी है। सपोज फैट सेल है, तो फैट सेल है तो वो क्या करेगी, उसके अंदर फैट के मॉलिक्यूल्स होने चाहिए ना, है ना? तो फैट सेल है तो उसके अंदर फैट्स के मॉलिक्यूल ही होने चाहिए। अगर उसके अंदर फैट के मॉलिक्यूल नहीं है, उसके अंदर पानी के मॉलिक्यूल चले गए तो मामला गड़बड़ा हो जाएगा। ठीक है, यानी जो कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं को वही चीजें चाहिए। कोई कोशिका उसके उसको ना सपोज चाहिए आयरन चाहिए, आयरन, ठीक है, Fe आयरन, आयरन यदि चाहिए तो उसको आयरन ही Fe चाहिए ही चाहिए, उसके अंदर आयरन के मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, नहीं है तो फिर दिक्कत है। तो ये क्या करता है, मेंटेन रखता है, जिस कोशिका को जो चीज चाहिए वो उसको प्रोवाइड करता है। दैट इज द फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब जरा इस चीज को समझो, सेकेंड फंक्शन क्या है बेटा? अच्छा सेकेंड एक चीज देख लो आपका, व्हाट वी डिस्कस्ड इज द, एक मिनट, बताओ, सेल मेम्ब्रेन तो हो गया, ठीक है। अब ये चीज एक टॉपिक है हमारा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ थोड़ा अच्छे से दिखाया गया है कि कैसे चीजें ट्रांसपोर्ट होती हैं। तो देखो जरा यहाँ क्या हो रहा है, जैसे दो चीजें होती हैं बेटा, एक होता है डिफ्यूजन, एक होता है ऑस्मोसिस। ठीक है, एक होता है हमारा ऑस्मोसिस और एक होता है डिफ्यूजन। दोनों को ध्यान से देखो जरा, ऑस्मोसिस कहाँ हो रहा है और डिफ्यूजन कहाँ हो रहा है। जैसे डिफ्यूजन में क्या होता है बेटा, सॉल्वेंट एंड द सॉल्यूट पार्टिकल्स मूव टू इक्वलाइज द कंसंट्रेशन, नो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व। दो चीजें होती हैं, आप अगर कोई भी सॉल्यूशन लेते हो ना बेटा, सॉल्यूशन का मतलब होता है विलयन। ठीक है, जैसे अगर मैंने पानी लिया और पानी के अंदर मैंने मिक्स कर दिया क्या, ये रहा मेरा पानी, और पानी के अंदर सपोज मैंने मिक्स कर दिए शुगर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, क्या क्या कर दिया मैंने इसके अंदर, मिक्स कर दिया शुगर मॉलिक्यूल। अगर मैंने इसके अंदर चीनी घोली पानी के अंदर, तो चीनी को बेटा हम लोग बोलते हैं सोल्यूट। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? सोल्यूट। ठीक है, और पानी जो है, पानी उसे बोलते हैं सॉल्वेंट। हिंदी में बेटा इसे विलायक बोलते हैं और उसको बोलते हैं विलेय। अब इसको ध्यान से समझना, डिफ्यूजन के अंदर क्या होता है, अगर कहीं पर किसी भी कोशिका के अंदर डिफ्यूजन हो रहा है तो डिफ्यूजन के केस में क्या होगा, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट पार्टिकल मूव टू इक्वलाइज द कंसंट्रेशन।
जैसे ये क्या करते हैं दोनों, एक जैसे मूव कर, होता क्या है ना, कंसंट्रेशन बेटा क्या होती है बताओ, कंसंट्रेशन क्या होती है पता है, क्या होती है बताओ? उसकी कंसंट्रेशन होती है सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट का अमाउंट देखा जाता है, ठीक है ना। कंसंट्रेशन यानी सिंपल आप ऐसे बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम, कि कितने पानी में कितनी ज्यादा शुगर घुली है, ठीक है। अगर अगर मान लो उतने ही, एक गिलास पानी में अगर आपने 10 ग्राम शुगर घोली और एक गिलास पानी में आपने 50 ग्राम शुगर घोली, तो जो 50 ग्राम शुगर घोली है उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, और जो 10 ग्राम घोली है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, सांद्रता। एक गाढ़ा घोल बनेगा और एक कैसा बनेगा, हल्का बनेगा, ठीक है। तो डिफ्यूजन के अंदर क्या होता है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट के पार्टिकल्स ना मूव करते हैं और एक दूसरे को ना इक्वलाइज कर देते हैं। इक्वलाइज करने का मतलब ये है, जैसे इस डायग्राम में देखो भाई, ऑस्मोसिस को देखो, डेफिनेशन दोनों देख लो। ओनली द सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव, सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट मूव, द मूवमेंट इज थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यहाँ पर कोई एसपीएम नहीं होती है, डिफ्यूजन के अंदर नो एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं होगी, लेकिन वहां पर क्या होगा बेटा, यहाँ पर आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। जैसे एक ये वाला देखो और एक ये वाला देखो, अभी इस पे हम लोग काफी आगे डिटेल में डिस्कशन करते रहेंगे, ठीक है। देखो, डिफ्यूजन का डेफिनेशन क्या है बताओ, movement of the solute or the ions from the higher concentration to the lower is called the diffusion. It does not require the energy there, this is the passive transport। इस चीज को समझ लो थोड़ा सा। डिफ्यूजन के केस में क्या होगा बेटा, जैसे मुझे एक बात बताओ, एग्जांपल ले देखना, जैसे ये आपका एक बीकर है, ठीक है, और एक आपका ये बीकर है, ठीक है। इसमें पानी बेटा इतना है, खूब यहाँ तक, और इसमें पानी इतना है, मतलब पानी के मॉलिक्यूल्स दिखा दिए, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इनको ना कनेक्ट कर दिया पाइप से। अब मुझे ये बताओ बेटा, पानी किधर से किधर जाएगा? हम्म, बड़े से छोटे में, है ना। या अगर मैं इसको भी बड़ा बना दूं तो भी देखो, मतलब आप ये कहोगे कि पानी उधर जाएगा जहां मॉलिक्यूल कम है ना, ज्यादा से कम की तरफ जाएगा ना, या कम से ज्यादा भी जा सकता है? कम से ज्यादा क्यों नहीं जा सकता? हम्म, ऑस्मोसिस में हाइपरटोनिक में जा सकता है। चलो हाइपरटोनिक और वो भी आया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। डिफ्यूजन के केस में क्या होता है बेटा, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जब जाता है तो उसे हम डिफ्यूजन बोलते हैं। आयुष ये इस बात समझ लो भाई। हम्म, ठीक है। हाँ, वो साइंटिस्ट का नाम है, ओके। देखो इस चीज को समझो, ये जो है ना डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का, डिफ्यूजन बेटा किन कोशिकाओं में डिफ्यूजन होता है और कहाँ पर ऑस्मोसिस होता है, कैसे समझेंगे हम? कोई आइडिया? डिफ्यूजन कब होगा और ऑस्मोसिस कब होगा? देखो, जब भी कभी डिफ्यूजन की बात हो ना तो याद रखना, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाएगा क्या, सॉल्यूट्स या फिर आयंस। सॉल्यूट का मतलब समझ रहे हो, इस केस में सॉल्यूट क्या था, ऊपर वाले केस में चीनी। अगर चीनी के अणु पानी के अंदर आ रहे हैं
ठीक है, चीनी के मॉलिक्यूल्स पानी के अंदर जा रहे हैं, डिफ्यूजन का केस बनेगा। उसमें भी एक चीज याद रखनी है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन, इसके अंदर कोई एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती है और इसको हम पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, अभी हम इस पर और डिस्कशन करेंगे जब आगे हम कुछ चीजें डिटेल में पढ़ेंगे ना। ठीक है, और जब क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन जब करेंगे तब ये चीजें बहुत डिटेल में आपकी डिस्कशन हो जाएंगी। ऑस्मोसिस में देखो, ऑस्मोसिस में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट और वाटर फ्रॉम द हायर concentration टू द लोअर concentration थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, इस डेफिनेशन को देखो। ऑस्मोसिस के अंदर क्या होगा, सॉल्वेंट वर्ड यूज कर रहे हैं और वहां पर हम सॉल्यूट वर्ड यूज कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना। सॉल्वेंट का मतलब है बेटा, अब यहाँ पर ना ऊपर सॉल्वेंट क्या था बताओ, पानी। तो पानी का यदि मूवमेंट हो रहा है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है, तो उसको अपन ऑस्मोसिस बोल देंगे। या फिर दूसरा एक चीज और होती है, मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट और वाटर फ्रॉम द लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू द हायर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द ऑस्मोसिस। दोनों चीजें हो सकती हैं। अगर सॉल्वेंट, सॉल्वेंट यानी पानी, अगर पानी आपका हाइयर से लोअर जा रहा है या लोअर से हाई जा रहा है, ठीक है, पानी के अणु अगर आपके कम से ज्यादा की तरफ या ज्यादा से कम जा रहे हैं तो उसे हम ऑस्मोसिस वर्ड यूज करेंगे। इन डायग्राम्स में आप बता सकते हो कहाँ ऑस्मोसिस हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, क्या बच्चों? अच्छा, ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता क्यों है कि क्या जरूरत है कि osmosis या diffusion, what is the need of the cell to do the osmosis or the diffusion? किस चीज का बैलेंस? बताओ। ये सिंपल से आप ऐसे भी बोल सकते हो कि अगर हमने तेजी से सांस अंदर भरी है ना, वरना तेजी से सांस जब अंदर भरते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि वो बंद ही रखेगा, होल्ड कर ही रहे, फिर वो ध्यान से देखना, वो उसको अच्छे से एक्सेल भी करता है ना। ठीक है, तो रेगुलेट करना उसको जरूरी हो जाता है। अगर सेल के अंदर ज्यादा हो जाएगी तो सेल पता पड़ी सेल ही बस्ट हो गई, मान लो सेल के अंदर बस इनटेक इनटेक हो रहा है, बाहर कुछ जा ही नहीं रहा है, बाहर नहीं जा रहा है, तो फिर वो सेल पता पड़ी सेल फूट के मर गई। ठीक है, देखो, ऑस्मोसिस हमारा डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट्स भी बोला जाता है। ऑस्मोसिस के लिए वर्ड यूज कर देते हैं हम लोग डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट्स। ठीक है, अब चलो क्या होगा बताओ, थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर आपके सॉल्वेंट, ठीक है, मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट इनटू द सेल एंडोमोसिस और आउट ऑफ द सेल एक्सोमोसिस। ठीक है, कोई चीज बेटा अगर कोशिका के भीतर आ रही है, सेल है, उसके अंदर अगर कोई आ रहा है तो उसे हम लोग बोलेंगे एंडोमोसिस। क्या वर्ड यूज करेंगे हम वहां पर, एंडोमोसिस। और यदि कोई चीज अंदर से बाहर जा रही है तो उसके लिए एक्सोमोसिस। थोड़ा सा डिफरेंस है, यानी ओस्मोसिस को भी आप एंडोमोसिस और एक्सोमोसिस से देखोगे। ठीक है, अब देखो कंसंट्रेशन के बेस पर हमारे ये आ गए आपके टाइप्स, जो हम लोग कल डायग्राम देख रहे थे। इन तीनों डायग्राम्स को ध्यान से देखो एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज, बताओ बेटा। हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक।
देखो बेटा, ये नीचे देखो, ये आपकी कोश जो सेल है ना, इसको समझो। हाइपरटोनिक में क्या होता है ना, ये जैसे ये कोशिका है, इस कोशिका के अंदर से ना पानी के अणु बाहर निकल गए। जब पानी के अणु बाहर निकल जाएंगे तो देखो वो पतली हो गई एक तरीके से, है ना, दबदबी सी वैसी हो गई, सिकुड़ गई सेल, ठीक है, श्रिंक हो गई, आप कह सकते हो। आइसोटोनिक के अंदर क्या हो रहा है, पानी का मॉलिक्यूल अंदर आ भी रहा है और फिर ये जा भी रहा है, तो सेल्स आपकी इस टाइप से दिखेंगी। ओके, और यदि आपकी सेल्स में पानी आ ही आ रहा है तो आप देखोगे कि सेल्स विल बिकम बल्की, सेल्स बल्की हो रही हैं, ठीक है, बल्की बल्की हो गई, मोटी मोटी फूल गई सेल, ठीक है। अब इससे होगा क्या, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ द प्रोसेस। यदि आइसोटोनिक सॉल्यूशन लेते हो आप किसी चीज का, तो देखो यहाँ सबको डिफाइन किया गया है। जैसे फर्स्ट वाला आपका बीच वाला जो है ना आइसोटोनिक, आइसोटोनिक में देखो क्या हो रहा है, पानी के मॉलिक्यूल्स आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं। तो व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, इट इज कॉल्ड द आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक आप कब बोलेंगे, आइसोटोनिक केस आपका तब बनेगा जब आपका ये क्या होगा, जैसे कोशिका है, उस कोशिका के अंदर का कंसंट्रेशन और उसके बाहर का कंसंट्रेशन, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल एंड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है, कोशिका के भीतर जो ये है ये आपका साइटोप्लाज्म, और उसके बाहर जो है, ठीक है, अगर आपकी सांद्रता दोनों की सेम है, कंसंट्रेशन दोनों की सेम है, तो उस केस में जो बनेगा दैट इज द आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोला बताओ, मैंने कृष्णा बताना क्या बोला। हम्म, क्या आइसोटोनिक होगा, हाँ ठीक है, बराबर हो जाएगा ना। हाइपरटोनिक में देखो क्या होगा, हाइपर का मतलब होता है बेटा ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, हाइपर का मतलब हो गया ज्यादा एक तरीके से। concentration of the solution outside the cell is more than the inside the cell, बाहर पानी ज्यादा, ठीक है। जैसे आपने ये एग्जांपल जैसे किए होंगे ना प्रैक्टिकली, हमने कुछ चीजें एक आते हैं बबल से आते हैं, वो देखें, हाइड्रोफिल एक बॉल्स आती हैं, देखें वो कलरफुल बॉल्स आती हैं, देखिए किसी ने, कलरफुल बॉल्स आती हैं, है? क्या बोलते हैं उसे, ऑर्बीज। क्या होता है उसके अंदर बताओ ऑर्बीज में। कलरफुल आती है ना वो बॉल्स, वो आप अच्छी भी लगती हैं वो देखने में, है ना। हम्म, किसमें डालने की, नर्फ गन क्या होती है, हाँ बड़ी हो जाती है बन, क्या आती है, नॉर्फ गन, उसमें वो डलती हैं फिर निकलती होगी बाहर। अच्छा मैंने नहीं देखी, क्या नाम बताया, नॉर्फ गन, NARF। अच्छा, मैंने तो बस वो देखा था जैसे लोग बोतल में डाल देते हैं या कांच के गिलास में भर के रख देते हैं, बड़े प्यारे लगते हैं, अच्छा होता है, उसका बड़ा प्रोसेस होता है ना, वो अच्छे स्वेल कर जाते हैं। खराब भी हो जाते हैं वो फिर, है ना, कुछ टाइम बाद, नहीं क्या। देखो ये कैसी होती है, प्लाज्मोलाइज्ड हो जाती है ना, क्या हो जाता है, बाहर पानी ज्यादा हो जाता है और अंदर कम, तो वो हाइपरटोनिक का केस बन जाएगा, ठीक है। हाइपोटोनिक में क्या हो जाएगा, concentration of the solution outside the cell is less than the cytoplasm due to the cells burst हो सकती है, बाहर कम हो जाए और अंदर ज्यादा हो जाए, सेल फूल के फट जाएगी, ठीक है।
सेल के अंदर क्या हो जाए, चीजें बढ़ती रहें और बाहर कम है, तो वो सेल क्या हो जाएगी, सेल स्वेल करेगी पहले कोशिका, और कोशिका जब मोटी हो जाएगी फूल करके तो वो बस्ट हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज द अनदर केस यू नीड टू कीप इन माइंड। तो व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन दिस पर्टिकुलर क्लास एंड वी विल आल्सो डिस्कस सम मोर। क्लास हमने बेटा स्टार्ट करी थी आयुष, स्टार्टिंग में हमने वी स्टार्टेड फ्रॉम द what are the difference between the plant cell and the animal cell, and the main difference is the cell wall, chloroplast, vacuole, और उसके बाद हमने डिस्कशन किया है अबाउट द सेल शेप्स। सेल की शेप हमने उस दिन भी पढ़ी थी क्लास में, इससे पहले क्लास में। और कंपोनेंट्स ऑफ द सेल्स हम पढ़ रहे हैं, जिसे हम लोग कहते हैं कंपोनेंट्स को क्या बोलते हैं। स्क्रीन डिस्प्ले चली गई क्या, डिस्प्ले आ रही है, चली गई, आ रही है। कंपोनेंट ऑफ द सेल में क्या होता है, पहला क्या पढ़ लिया हमने, बताओ। कंपोनेंट ऑफ द सेल में पहला क्या पढ़ा है, सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अलग अलग कैटेगरीज हमने पढ़ी। ठीक है, एक मिनट बेटा, तुम ना पढ़ने में तो सही हो कृष्णा, ठीक है, बस बोलने में थोड़ा सा ना प्रैक्टिस किया करो। कि किताबें जब घर पर किताब पढ़ते हो बुक रीड करो, बोल के पढ़ा करो किताब, ठीक है, मजा आ जाएगा। वैसे बुद्धि मस्त है तुम्हारा मामला, पढ़ने में तो सही हो तुम, तो प्रैक्टिस करोगे ना बोलने का, ये थोड़ा वो अच्छा हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ द सेल में हमने बेटा सेल मेम्ब्रेन डिस्कस किया है, ठीक है, फॉस्फोलिपिड्स और ये, और उसके बाद व्हाट वी डिस्कस्ड इज द फंक्शंस। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस हो गए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, और ऑस्मोसिस और ये सब हो गया। ठीक है बेटा, दो चार वर्ड्स याद रखना, एक होता है इम्परमिएबल, एक होता है परमिएबल, एक होता है सेमी परमिएबल होता है, एक होता है सेलेक्टिवली परमिएबल। इस चार वर्ड्स में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। क्या क्या वर्ड्स बोले बताओ, इम्परमिएबल, परमिएबल, सेमी परमिएबल और सिलेक्टिवली परमिएबल, है ना, नाम से ही पता लग रहा है। इम्परमिएबल क्या होगा बेटा, जो कोई चीज अगर इम्परमिएबल है, ठीक है, यानी वो आपकी किसी चीज को पार नहीं करेगी। ओके, अगर आपने कोई ऐसी झिल्ली लगा दी जो किसी भी चीज को पार नहीं कर रही है तो वो इम्परमिएबल है। और परमिएबल यानी उसके अंदर से कुछ पार आर पार हो सकता है। ठीक है, जैसे आपका ये मैं ऐसे करूं तो ये परमिएबल है या नहीं है, यहाँ से परमिएबल है, यहाँ से परमिएबिलिटी है क्या, यहाँ से नहीं है। यहाँ पानी अगर डालें तो यहाँ पानी होल्ड हो सकता है, यहाँ अगर डालोगे तो वो निकल जाएगा। ठीक है, तो एक जगह सेमी इम्परमिएबल, दूसरा परमिएबल, फिर देन वी डिस्कस अबाउट द सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल में क्या आएगा, वो कुछ होगा कुछ नहीं होगा। ठीक है, और सिलेक्टिवली परमिएबल में वो सिलेक्ट करेगा कि कौन से मॉलिक्यूल जाएंगे। जैसे ऐसे समझ लो, ये ठीक उसी तरीके से जैसे हम लोग जो सूप देखते हैं ना, घर में सूप देखा है, सूप पीने वाला सूप नहीं, टमाटो सूप, कौन सा होता है सूप, मतलब शादी में ही देखा है सूप, उसके अलावा नहीं देखा है। घर में सूप देखा है, गेहूं होता है, गेहूं उसको हम फटकते हैं ना, है ना, तो उसमें देखा है। या चलनी जो आती है, चलनी, वो चलनी में देखा अलग अलग होती हैं। अगर आपको चाय छाननी है तो उसके लिए चलनी अलग आती है ना, दूध की अलग आएगी, या फिर कोई और चीज है उसके होल्स अलग अलग हो जाते हैं ना। तो वह वही ठीक उसी टाइप से है परमिएबिलिटी में, किसी में बहुत छेद छोटे होते हैं, किसी में बड़े होते हैं। जो आरओ होता है ना, आरओ आपका रिवर्स ऑस्मोसिस होता है उसके अंदर, आरओ आरओ जो होता है ना, उसके अंदर भी इसी टाइप का प्रोसेस होता है। आरओ का मतलब ही होता है क्या,
रिवर्स ऑस्मोसिस, यानी ऑस्मोसिस का उल्टा वो करता है। क्या करता है और कुछ तो करता है ना, है क्या? ठीक है, तो बेटा कल आप लोग ना सेल वॉल पढ़ना थोड़ा सा, और न्यूक्लियस पढ़ना, ये चीजें पढ़ के आनी है। कल मैंने बोला था, ठीक है, ये सब सेल ऑर्गेनल्स ही चल रहे हैं, ठीक है, कल हम लोग पढ़ेंगे इसको आगे, है ना। और आज आपके कुछ क्वेश्चंस भी आएंगे इस पर बेस्ड, जो आज पढ़ा है इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आएंगे, तो उन्हें अच्छे से कर लेना, ठीक है। और मैंने आपको और क्या दे दिया है होमवर्क, बताओ।